आपको ये औषध दर्शन पुस्तक मिली है। इस पुस्तक को ले लो और इसमें से कुछ बातें आपको बताते जाते हैं। आपको योग तो सिखाना ही है, योग के साथ साथ आपको स्वस्थ दिनचर्या, सात्विक दिनचर्या, संतुलित दिनचर्या। योग खाली केवल मात्र व्यायाम नहीं है, आसन नहीं है, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान। योग को समग्रता से समझना है तो पूरा जीवन ही योग है। बोलो, पूरा जीवन ही। तो आपको सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आहारचर्या क्या होनी चाहिए, तो पूरा का पूरा इतना तो पता हो तो आप योग भी सिखाना साथ में। तो सबसे पहले आपको दिनचर्या की बात बताते हैं, फिर एक एक बीमारी की बात बताएंगे। सबसे पहले दिनचर्या में सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करो, जल्दी सोने का अभ्यास करो। Early to bed and early to rise makes a man perfect, healthy, wealthy and wise. ये आप सुनते रहे हो। देर से उठने वाले का भाग्य भी सो जाता है, जो देर तक सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो सुबह जल्दी जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। क्या बोलते हैं उस समय को? बोलो, जोर से बोलो। समय भी तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सुबह का समय सात्विक, दोपहर का समय राजसिक और रात्रि का समय तामसिक। इसलिए तमस में निद्रा आती है। आहार भी तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। व्यापार भी तीन तरह का होता है, दान भी तीन तरह का होता है, जवानी भी तीन तरह की होती है। जो जवानी देश धर्म संस्कृति के काम आए वो सात्विक, और जो जवानी दूसरों को सताए वो राजसिक, और जो खुद भी मर जाए और औरों को भी मारे, आतंकवादी, नक्सलवादी, कुछ और कुछ बन जाए, हैं, मारने काटने का काम करे, वो तामसिक। सब ये त्रिगुणात्मक है जगत। तो सुबह जल्दी उठना एक बात। फिर कुछ छोटी छोटी बातें, 5-7 बातें वो बता देता हूँ। उठ के पानी पिया करो। जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको मोटापा है, कफ है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। अब देखो, पानी के बारे में मैं बात करूं तो बहुत बड़ा विज्ञान है। सुबह गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है, और दिन भर गर्म पानी पियो तो 1 महीने में 2 से 3 किलो वेट कम हो जाता है। और गर्म पानी में गोमूत्र डाल के पियो तो 5 किलो तक वेट कम हो जाता है 1 महीने में। गोमूत्र का अर्क ले लिया करो, अपना देसी गायों के गोमूत्र से तैयार करते हैं अपन गोमूत्र का अर्क। ये मोटापा के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, किडनी के लिए, स्किन रोगों के लिए, जिनका बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मोटापा और कब्ज के लिए तो दवाई है ये गोमूत्र। तेज़ गर्म पानी में गोमूत्र पी लो, पहले थोड़ा सा डाल के पी लिया, ऊपर से थोड़ा वैसा पानी पी लो। जिनको सुबह उठ के पानी पीने की आदत नहीं है, पहले 1 गिलास पिए, फिर 2, फिर 3, 4 गिलास तक सुबह सुबह पानी पी सकते हैं। आपको योग की क्लास में जाना है तो आप सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास पी लिया करो, फिर क्लास से आने के बाद पी लिया करो। तो हाँ, सुबह गर्म पानी में आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, उससे बाल अच्छे रहते हैं, आंखें अच्छी रहती हैं, स्किन अच्छी रहती है, हड्डियाँ अच्छी रहती हैं, और पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है। किसी भी तरह के न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होती है। आजकल विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की, न्यूट्रिएंट्स की, बहुत तरह की डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, ये बहुत होती है। तो आंवला एलोवेरा का जूस और गोमूत्र पीते हैं, उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। उनका आमाशय, उनकी माने उनका स्टमक, उनका लीवर, उनकी इंटेस्टाइन, ये सब बहुत अच्छी रहती है उनकी। तो खैर, सुबह उठ के पानी के साथ क्या क्या पी सकते हैं वो आंवला, एलोवेरा, गोमूत्र आदि मैंने बता दिया है। वैसे कुछ लोग नींबू और शहद गर्म पानी में पीते हैं। 1 चम्मच शहद और 1 नींबू गर्म पानी में पीने से उससे भी मोटापा कम होता है। अब जिनको जोड़ों में दर्द है और अस्थमा है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जिनको एसिडिटी है उनको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी, अथवा
तांबे के लोटे का पानी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुतों को फायदा होता है। 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। गर्मियों में तो 4 से 5 लीटर भी कभी कभी हो सकता है। कितना लिक्विड जाना चाहिए? पानी या कोई भी लिक्विड, दूध, छाछ, जूस, किसी भी रूप में, कितना? 3 से 4 लीटर लिक्विड। सर्दियों में कम से कम 3 लीटर, गर्मियों में कम से कम 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए अपनी बॉडी में। खैर, सुबह उठ करके पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। जिनको ऐसे उकड़ू बैठ करके पीने में असुविधा होती है ना, जैसे कुछ तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ के पी लेंगे। अब जिनका शरीर भारी भरकम हो तो लुढ़क ही जाएंगे, तो वो कुर्सी पर बैठ के पी लें। जिनका शरीर भारी भरकम ऐसे बैठने में असुविधा होती है तो वो चेयर पर बैठ के पानी पी लें। खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाता है बोलो? आर्थराइटिस और गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। जो लंबे समय तक खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, अब आप देख लेना, आपको या तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मिलेगी या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मिलेगी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। इसलिए सुबह उठ करके बैठ के ही पानी पीना चाहिए। अब पानी के बारे में पूरी बात बता देते हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजनांते विषम वारी, खाने के 1 घंटे बाद पानी। खाने के तुरंत बाद यदि बहुत रूखी सूखी रोटी खाई तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, चटनी आदि के साथ रोटी खाई है तो। और खाना तो चबा चबा के खाना चाहिए। खाने को, सॉलिड को इतना चबाओ कि चबाते चबाते लिक्विड हो जाए। ये है खाने की परंपरा। खान पान के संबंध ये बड़े नियम हैं, आपको बता रहे हैं, गौर पूर्वक सुनना इनको है। रित भुक, हित भुक, मित भुक होना चाहिए व्यक्ति को। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के खान पान का विधान किया आयुर्वेद में। अलग अलग वात पित्त कफ की आपकी प्रकृति है, उसके अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। और आपको संतुलित और अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी सदा सुखी। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ और रात के खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद दूध नहीं। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाने से स्किन प्रॉब्लम होती हैं। अब ये विरुद्ध आहार भी थोड़ा बता देते हैं। रात्रि को दही छाछ भी विरुद्ध आहार है। आजकल इम्यूनिटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अभी इस इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं वो सुन लो ज़रा। और आजकल ऑटोमेन डिजीज़ बहुत हो रही है, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज़, कैंसर जैसे रोग बहुत हो रहे हैं। विरुद्ध आहार से स्किन डिजीज़ होते हैं और विरुद्ध आहार से इम्यूनिटी कम हो जाती है और विरुद्ध आहार से हमारे दोष विकृत हो जाते हैं। वात पित्त कफ सम होने चाहिए, समदोषा। किसी को वात प्रबल, किसी को पित्त, किसी को कफ, किसी को तो त्रिदोष ही विकृत हो जाते हैं। इसलिए रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए। पहले तो मैं देखता था गुजराती लोग रात को खाटी छाछ, बाજરાનો રોટલો અને રીંગણાનું ભરતું। આ ગુજરાતીમાં વાત કરી તો ये જે ગુજરાતી છે ને બધા समझता है, बाकी को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने देखा घણા બધા ગુજરાતીઓ છે ને, આ તો કાઠિયાવાડમાં તો ઘણું બધું આવું જ ખાતા હોય બધા। તો वो एक तो छाछ खट्टी, फिर ऊपर से बैंगन का भरता, फिर लाल मिर्च और बाजरे की रोटी। ज़्यादातर लोगों को ये लगातार खाने से बवासीर हो जाता है। क्यों? हम सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हो आप, और वो रात को भी खा रहे हो। रात को नहीं, दोपहर छाछ, सुबह दही। दही भी खट्टा होता है ना, तो पित्त बढ़ जाता है उससे। इसलिए सुबह सुबह का दही। छाछ थोड़ी खट्टी होती है तो डाइजेस्टिव होती है, थोड़ी खट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग लवण भास्कर, हिंगवा स्टक अथवा थोड़ी सी हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा नमक हल्का सा डाल देते तो बहुत डाइजेस्टिव होती है। खैर, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। खाने के घंटे दूध के साथ नमक का प्रयोग मत कीजिए, उससे स्किन डिजीज बहुत हो रहे हैं और उससे SLEMS, ऑटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोग होते हैं। कुछ लोग ना खीर भी खाते, 1 चम्मच खीर की, 1 चम्मच रायते की। अरे बावड़ो, ये कहाँ से सीख लिया तुमने?
आप दही रायता खाना है, दही रायता खाओ ना, फिर खीर क्यों खाते हो? खीर खानी है तो खीर खाओ। आपको रायता खाना है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ रायता, शाम को पायसम, दक्षिण वाले पायसम बोलते हैं, इधर खीर बोलते हैं। आपको खीर खानी है तो रात को खाओ, या खीर खानी है तो फिर उसके साथ, तो खीर के साथ तो कोई खीर और मालपुए खाते थे, खाओ। तो याद रखो, विरुद्ध आहार नहीं, दूध के साथ खट्टे फल भी नहीं खाने चाहिए। आजकल तो फ्रूट क्रीम में सब खट्टे मीठे सब मिला देते हैं, पता नहीं बावड़ी बावड़ी चीजें सीख ली कहां से। दूध के साथ कभी भी खरबूजा तरबूजा तो भूल के भी नहीं खाना चाहिए, उससे आपकी तत्काल मौत हो सकती है। यहां तक कि खरबूजा तरबूजा खा के तो ऊपर से तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए, उससे बॉडी में रिएक्शन होकर के मृत्यु तक होती है। और हमने ये लाइव एग्जाम्पल देखे, सुने, इसलिए आपको कह रहे हैं। अब किसी को एक्सपीरियंस करके देखना हो तो वसीयत आदि लिख देना पहले, और तरबूजा खा करके ऊपर से दूध पियो, बच जाओ तो भगवान का कोई विशेष अनुग्रह है, बाकी परलोक तो सीधे जाओगे जाओगे। ये छोटी छोटी बातों का परंपरा से पता है। और भी बहुत सी चीजें विरुद्ध आहार में है। वैसे खाने में क्या खाना चाहिए? पहले अब आपके सामने फल भी है, सलाद भी है, पका हुआ भोजन भी है, माने हलवा है, फिर दाल रोटी सब्जी है, और सलाद भी है, थोड़े फ्रूट्स भी हैं। तो सबसे पहले क्या खाओगे? तो आजकल इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें भी कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कच्चा और पका हुआ एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कच्चा पक्का खा सकते हो। ज़्यादातर भोजन हमारा कच्चा होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए। जो अंकुरित भोजन लेते हैं उनके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स साफ होते रहते हैं। इसलिए यदि रोज आप अंकुरित सुबह सुबह ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन अंकुरित। अब देखो, मैं आप पूरा फूड साइंस आपको बताता हूँ, बड़ा विषय है ये, फिर औषधियों पर आऊँगा। फूड साइंस बहुत बड़ी है। तो सलाद, खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, अलग अलग तरह के सलाद होते हैं। और विदेशों में तो आजकल ड्रेसिंग करके खाते हैं। और ड्रेसिंग में क्या होता है, वो लोग डालते हैं ऑलिव ऑयल, अपने यहाँ सबसे अच्छा है ड्रेसिंग के लिए सरसों का तेल, और वहाँ तो सरसों की चटनी बनाते हैं, मस्टर्ड की चटनी। अपने यहाँ टमाटो केचप बहुत बनती है। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी आप इधर भी तो लॉन्च करो। अब इधर के लोगों को खाना ही नहीं आता कुछ चीज़ें। अब आप सलाद, माने आपके खीरा, करेला, टमाटर, पत्ता गोभी और ऐसे गाजर, ऐसे सब्जियां, और उसमें तेल डाल दो तो खा लोगे आप? बेकार लगता है, नहीं खाया जाएगा। इससे उनके पूरे पोषक तत्व निकलते हैं, जितने भी ये सलाद हैं, टमाटर है, गाजर है, जो भी आप पत्ते खाते हैं, इनके पूरे पोषक तत्व निकल पाते हैं। अकेले सलाद पूरी डाइजेस्ट नहीं होती है इनके साथ। तो वो लोग डालते हैं ऑलिव ऑयल, आप डाल सकते हो सरसों का तेल। और आप लोग सरसों की चटनी घर में भी बना सकते हो। सरसों की चटनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे इधर तो टमाटर, मटर, हरा पुदीना, इसकी तो चटनी बनाते ही हैं। आप देखो उधर गुजरात में जो है वो सिंगदाना की भी चटनी बनाते हैं, साउथ में भी अलग अलग तरह की चटनी बनाते हैं। तो क्या है, ये भी मस्टर्ड बहुत अच्छा होता है थोड़ी मात्रा में शरीर के लिए। खैर, तो सबसे पहले खाओ सलाद और फल, उसके बाद खाओ भोजन, और अंत में मिष्टान्न। सबसे भारी भोजन सबसे अंत में, जो भी खीर हलवा आदि है। और जो मीडियम भोजन है वो बीच में, मीडियम वाला मीडियम में, और सबसे हल्का सबसे पहले। कुछ भोजन भट्टो होते हैं, वो सबसे पहले हलवे में हाथ आजमाते हैं। बोले रोटी तो रोज खाते हैं, क्यों अन्न के साथ कुश्ती की, अब तो हलवा ही खा लो। तो हलवा खाओ तो केवल हलवा ही खाओ, फिर और चीज़ों को क्यों परेशान होते हो फिर, है? तो सुनो, ये तो खाने का तरीका बताया। अभी अलग बात, दूसरी बात, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा संकेत कर देता हूँ। जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनको उबाल के मत खाया करो। और आंवले को भी उबाल के, आंवले का तो ताज़ा का रस निकालो ना, उसमें जैसे आपको जो आंवला जूस देते हैं ना पतंजलि की तरफ से,
उसको उबालते नहीं है। उबालने से विटामिन सी उड़ जाता है। बहुत से विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत से पोषक तत्व उबालने से उड़ जाते हैं। तो सलाद और इनको तो ऐसे ही रखना चाहिए। और अंकुरित को भी कुछ लोग उबाल के खाते हैं, वैसे उसको भी वैसे ही खाना चाहिए। उबालने से बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मनुष्य को छोड़ करके बाकी कोई जीव जंतु उबाल के खाते हैं क्या? ये हाथी इतना बड़े घास पत्ते खाता है, गन्ना और तमाम केला आदि सब ऐसे कच्चे खाता है। गाय भैंस सब कच्चा खाती हैं। जितने भी शाकाहारी जीव वो भी कच्चा खाते हैं और मांसाहारी भी कच्चा ही खाते हैं। शेर आदि, कुत्ता आदि जो भी हैं। ये मनुष्य है जो पक्का पक्का खा करके पक गया, पिलपिला हो गया खुद भी है? तो पक्का हुआ कम खाया करो, कच्चा ज्यादा खाया करो। कच्चाहारी, फलाहारी, रसाहारी, रसाहार, कच्चाहार, फलाहार, ये सात्विक आहार होते हैं, इनको लिया करो। खैर, अब अगली बात, अब सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर का खाना क्या होना चाहिए, शाम का खाना क्या होना चाहिए, थोड़ा बताते हैं आपसे। सुबह नाश्ता एक जैसा नहीं करना चाहिए। एक दिन दलिया खा लो, जौ का दलिया खाओ। और ये जौ का दलिया इतना अच्छा होता है। जौ का दलिया लगातार खाने से माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम, पुरुषों को धातु रोग, किसी किसी को धातु रोग है, वो शरीर में कमजोरी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, पेशाब के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, माताओं बहनों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। यदि आप कुछ दिन लगातार जौ का दलिया खाएं तो आपके सारे धातु रोग मिट जाते हैं। सबसे सात्विक अन्न माना जाता है जौ। यवासमे, मुद्गासमे, तिलासमे, मासासमे, गोधूमासमे, ऐसे अलग मंत्र आते हैं वेद में। सबसे अच्छा अन्न माना जाता है जौ को। अब आजकल लोग क्या है, जौ के आटे की रोटी खाने की आदत ही नहीं इनकी। अभी हम लोग गेहूं का आटा तो उपलब्ध कराई है, अभी हम जौ का भी आटा उपलब्ध कराएंगे। और जौ, चना और गेहूं, इसको गोचनी का मिस्सी आटा बोलते हैं, तो मिस्सी आटा भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ऐसे शरबती गेहूं होता है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी क्वालिटी होता है, शरबती गेहूं का भी आटा उपलब्ध कराएंगे आपको। थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा तो कितना महंगा हो गया, 1 किलो में यदि 7-8 रुपये महंगा भी हो गया तो क्या महंगा हो गया, 6 से 8 रुपये के बीच में महंगा होता है वो। तो शरबती आटा, गेहूं भी तो अच्छा खाओ ना। और गेहूं भी जो अलग अलग प्रदेशों में होता है उसके अलग अलग गुण होते हैं। सबसे अच्छा गेहूं मध्य प्रदेश में होता है। हाँ, और हमारे अब यहाँ अलग अलग प्रदेशों की मैं पोल खोल दूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। कुछ जगह इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना जहर डालते हैं, हे मेरे भगवान। अभी हम ने जब से आटा उपलब्ध कराना शुरू किया तो इतना ज़्यादा लोगों का संकल्प, बाबा जी बस। लेकिन हमने तय किया है कि हम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही आटे के अब आगे भी करीब 3000 टन प्रतिदिन गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए हम पूरे अलग अलग जगह प्लांट्स लगा रहे हैं। 3000 टन प्रतिदिन, लगभग 1 लाख टन प्रति महीना। और हमारी कोशिश रहेगी किसानों से सीधा खरीदा जाए। ऐसे ही करीब 50,000 से शुरू करके अभी बढ़ा रहे हैं इसको आगे, 1 लाख टन तक जो है वो ये मैदा रहित बिस्किट, नूडल आदि ये भी करवा रहे हैं। बहुत बड़ा काम। अभी तो भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का ही काम आगे था। अभी पतंजलि किसान सेवा समिति के माध्यम से किसानों को समृद्धि भी दिलाएंगे और इस देश को उनसे स्वास्थ्य भी दिलाएंगे। आपको बड़ा काम करना है इस दिशा में भी आगे। एक दिन अंकुरित, एक दिन कोई भी फल, एक दिन आप अपनी जो है पुष्टाहार दलिया आता है, उसमें 4 अनाज मिले होते, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, मिश्रित लेना चाहिए। मिश्रित अन्न, मल्टीग्रेन, जो चाहे वो आटा है या मल्टीग्रेन दलिया, वो ज़्यादा उपयोगी होता है। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, अलग अलग तरह की चीज़ें उससे आपको मिलती हैं। फिर एक दिन
एक दिन आप खाली जूस पियो, कोई भी, या दूध पी लो, या थोड़ा सा दही ले लो, थोड़ा हल्का आराम दो। और एक दिन तो सप्ताह में एक दिन लौकी का जूस सब पियो, तो कभी भी आपको लाइफ में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी कुछ होगी नहीं। लौकी का जूस एक दिन तो सप्ताह में सब पियो। और लौकी का जूस पीने में थोड़ा टेस्टी नहीं लगता है तो उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हो, थोड़ा उसके अंदर आंवला एलोवेरा डाल सकते हो, उसके अंदर पुदीने के पत्ते, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। और किसी को बच्चे को पिलाना हो तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा ये मौसमी डाल सकते हो, नारंगी डाल सकते हो। आप क्या अच्छी चीज़ है ना, थोड़ा कोई फ्रूट जूस मिला के पिला दो। और कुछ नहीं मिलता तो पतंजलि का मिक्स फ्रूट जूस डाल देना। अभी तो जूस में वैल्यू एडिशन के नाम पर बहुत चारों तरफ लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने पहली बार फ्रूट जूस में जब आंवला एलोवेरा को उसका ब्लेंड करके तैयार किया तो पहली बार देश में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उसको पसंद किया। ये देश में परिवर्तन की एक बयार आई हुई है। खैर, तो मैंने आपको कहा नाश्ता हर दिन एक जैसा नहीं करना। 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में किसी दिन एक दिन यदि किसी को हैवी नाश्ता करने की इच्छा होती है तो ये रोज कर्मकांड मत करना। पराठे खाने हैं तो ये 7 दिन या 15 दिन में एक दिन खाया करो। अब ये हमारे पंजाब वाले और ये उत्तर भारत वाले बहुत सी जगह रस दे पराठा, रसोई में धुआं उठ रहा है, फिर इसका भी धुआं उठने लगता है। रसोई में धुआं उठ रहा है, ये जो धुआं उठता है ये कैंसरस होता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं में भी होता है, आलू में भी होता है, सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट तो है। कार्बोहाइड्रेट को आप जब तेल के साथ उसको डिग्रेड करते हो तो कैंसरस हो जाता है वो। सुन लो ये माताओं, जो माताएं रसोई में पराठे बनाती हैं उनकी भी आयु कम हो जाएगी, जल्दी मरेंगी। और जिनको खिलाएंगी उनकी भी आयु कम होगी, वो भी जल्दी मरेंगे। इसलिए सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन पराठे खिलाया करो, रोज मत रसोई में पराठे पकाया करो। और रसोई में कढ़ाई भी 7 दिन या 15 दिन में एक दिन चढ़नी चाहिए। रोज कढ़ाई चढ़ी हुई है, ये गड़बड़ है। पहले हमने देखा घरों में कभी अमावस्या पूर्णिमासी को या वार त्योहार को कढ़ाई चढ़ती थी घर में। आजकल देख कढ़ाई तल लो, और कुछ तो उसमें मुर्गा भी तलते हैं, बकरा भी तलते हैं, मांस तलते हैं, और बाकी उसमें जो है आलू की चिप्स, पूड़ी और पता नहीं क्या क्या। सब जगह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे हिंदुस्तान में कढ़ाई चढ़ती रहती हैं। हाँ, साउथ वाले इडली आदि खाते हैं, डोसा आदि खाते हैं, तो इडली डोसा खा लो सप्ताह में एक दिन, चेंज करके खाओ, एक जैसा नहीं। अब ये आहार, ये साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ये चाइनीज है, ये जो है यूरोपियन है, ये फलाना है, कोई आहार नहीं, किसी देश की कोई जागीर नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कोई जागीर नहीं। स्वस्थ आहार, शुद्ध आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, ये दृष्टि होनी चाहिए। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। आजकल तो एक रिसर्च हुआ है कि 4-4 घंटे के अंतर से खाओ, आपका लाइफ में वजन बढ़ेगा ही नहीं। काफ़ी हद तक ये कामयाब है फार्मूला। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे थोड़ा लाइट जूस या कोई फ्रूट लेना, और शाम को 8 बजे। ये बहुत अच्छी डाइट है मोटे लोगों के लिए, खास करके। मोटे मेटाबॉलिज्म नहीं तो गड़बड़ हो जाता है बॉडी का, फिर शरीर ना चारों तरफ फैलने लगता है। 8 बजे सुबह, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे कोई लाइट फ्रूट्स या कोई जूस इस तरह की चीज़ ले लो, या चने आदि खा लो ऑफिस में, और शाम को 8 बजे हल्का हल्का खाओ। दिन भर हल्के रहोगे, नींद भी नहीं आएगी, फुर्ती रहेगी, और बीमारी कोई नहीं होगी। और मोटापा तो आजकल बहुत बड़ी बीमारी होगी, जिसको देखो वही आगे पेट लेके चलता है, इधर कमर ऐसे कुल्ले बढ़े हुए हैं 25-25 किलो के, बहुत खराब लगता है। तो इनसे मुक्ति हो जाएगी। हाँ, तो सुनो, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संकेत किया आहार, नाश्ते के बारे में। अब दोपहर का खाना, एक तो याद रखो, घी तो गाय का ही खाना,
तेल एक जैसा मत खाना। इधर उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत में, उड़ीसा, असम, बंगाल आदि में सरसों का तेल, दक्षिण भारत में नारियल का तेल, फिर इधर पश्चिम भारत में थोड़ा सा सींगदाना, कपासिया, कॉटन सीड का तेल, मूंगफली का तेल, तो पीनट्स या कॉटन ऑयल सीड, और फिर कोकोनट का, और फिर इधर से ये मस्टर्ड का। अलग अलग जगह ना अलग अलग तेल खाते हैं लोग। फिर अब ये अनुसंधान से पता लगा है अलग अलग तरह के तेलों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, इसलिए आपको अलग अलग तरह का तेल खाना चाहिए। लोग तेलों में बहुत मिलावट करते हैं, इसलिए हमने घी, गाय का और सरसों का तेल तो उपलब्ध करा दिया। अभी हमें दो एक महीने लग सकते हैं, लगभग 2 महीने के अंदर हमारा ये भी विचार है कि आपको अलग अलग तरह के दूसरे तेल भी उपलब्ध करवा दिए जाएं, जिससे कि आपको कहीं विदेशी कंपनियों की शरण में जाना ही